Hello everybody, welcome to my channel. This is Professor Ivneet. So today I'm going to teach you what is share certificate and what is a share warrant. ये कंपनी लॉ के जो शेयर कैपिटल वाला चैप्टर है उसका एक टॉपिक है और अक्सर इसका डिफरेंस जो है वो एग्जाम में आ जाता है। जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं मैं उनको बता दूं कि मैंने इससे पहले कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ, स्टैटिस्टिक्स की बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उन सब वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट्स में दे दूंगी, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, हर जो कंपनी होती है उनके पास एक रजिस्टर होता है जो कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होता है, ठीक है, जिसमें ये मेंशन किया जाता है कि कंपनी के कौन कौन से लोग जो हैं वो कंपनी के मेंबर हैं, उनका नाम लिखा जाता है उस रजिस्टर में। ओके, तो जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको जो है कंपनी एक सर्टिफिकेट इशू करती है जिसको हम शेयर सर्टिफिकेट कहते हैं। ओके, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी कॉमन सील के अंडर इशू करती है उन लोगों को जो रजिस्टर होल्डर होते हैं, रजिस्टर मेंबर्स होते हैं कंपनी के, जिस सर्टिफिकेट में यह चीज़ मेंशन होती है कि उन लोगों के पास कितने शेयर्स हैं और शेयर्स किस क्लास के हैं, ठीक है, मतलब किस टाइप का शेयर है उनके पास, और शेयर्स फुली पेड अप है या फिर पार्टली पेड अप है। ओके, अब देखो, अगर सपोज किसी पर्सन ने 3-4 लोग जो है वो मिलके शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं, मतलब वो उसके जॉइंट ओनर्स हैं, तो उस केस में कंपनी जो है वो किसी भी एक ओनर को शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देगी। उसके लिए कंपनी को, जॉइंट ओनर्स के केस में कंपनी को हर एक को सर्टिफिकेट इशू करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी जो है वो इशू करती है किनको, जिनके पास शेयर्स होते हैं और जो रजिस्टर्ड मेंबर्स होते हैं कंपनी के। अब देखो, जो शेयर सर्टिफिकेट होता है वो इशू करने से पहले उस पर कम से कम 2 डायरेक्टर्स के साइन होना ज़रूरी है और साथ के साथ एक सेक्रेटरी का भी साइन होना ज़रूरी है। The share certificate has to be issued whether the shares are partly paid up or fully paid up. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, शेयर्स पार्टली पेड अप भी हो सकते हैं या फिर फुली पेड अप भी हो सकते हैं, शेयर सर्टिफिकेट आप इशू कर सकते हो। पार्टली पेड अप का मतलब होता है, सपोज अगर 100 रुपये का शेयर है, कंपनी ने अभी सिर्फ 70 रुपीज़ ही मंगवाए हैं, 30 रुपये अभी नहीं मंगवाए हैं, तो वो पार्टली पेड अप हो गया। फुली पेड अप मतलब कंपनी ने 100 रुपये का शेयर है तो 100 रुपये पूरे मंगवा लिए हैं। ओके, 2013 एक्ट कहता है कि शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को देना ही पड़ता है। उसके लिए कुछ टाइम है जो सेक्शन 56 के अंडर मेंशन है। अब ये टाइम क्या है, देखो, एवरी कंपनी शैल डिलीवर द शेयर सर्टिफिकेट। अब कब उनको सर्टिफिकेट डिलीवर करना पड़ता है, क्या टाइम पीरियड है? 2 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसके इनकॉर्पोरेट डेट से आगे 2 महीने के अंदर अंदर कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है। किनको? सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब कंपनी अपना एमओए बनाती है तो उसमें नीचे जो है कुछ लोग साइन करते हैं, तो जो साइन करते हैं वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्राइबर्स होते हैं, तो उनको शेयर सर्टिफिकेट जो है कंपनी 2 महीने के अंदर अंदर इशू करती है। देन सेकेंड थिंग, इसके अलावा जो लोग सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, अगर किसी और को शेयर सर्टिफिकेट इशू कर रही है तो भी कंपनी को 2 महीने के अंदर अंदर ही शेयर सर्टिफिकेट इशू करना होता है। लेकिन ये जो है ये अलॉटमेंट की डेट से कंसिडर होता है, इनकॉर्पोरेशन की डेट से नहीं होता है। ओके, अगर ट्रांसफर या ट्रांसमिशन का केस है तो उस केस में 1 महीने का टाइम दिया जाता है कंपनी को कि 1 महीने के अंदर अंदर उनको शेयर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है। अब ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में क्या फ़र्क होता है? ट्रांसफर का मतलब होता है जब शेयर्स कोई अपनी मर्जी से ट्रांसफर करता है, वॉलंटरली। ट्रांसमिशन तब होता है जब लॉ की इंटरफेरेंस से शेयर्स ट्रांसफर होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज, अगर कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो डिबेंचर्स के केस में अलॉटमेंट जब हुई डिबेंचर्स की, उसके 6 महीने का टाइम दिया जाता है कंपनी को कि उसको 6 महीने के अंदर अंदर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है। Then next is, the central government has been empowered under section 56 to extend the period of delivery of certificate of debentures और debenture stock। देखो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास एक पावर है कि वो अगर सपोज कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करे हैं, तो अभी हमने पढ़ा ना कि जब डिबेंचर्स इशू करती है कंपनी तो अलॉटमेंट के 6 महीने के अंदर अंदर उनको सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है। लेकिन इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक पावर है कि वो ये 6 महीने को बढ़ा सकती है, मतलब और एक्स्ट्रा टाइम दे सकती है
अगर उसको लगता है, अगर उसको कोई रीज़न लगता है कि हाँ भाई टाइम इनको दिया जा सकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो दे सकती है, लेकिन ये टाइम पीरियड 9 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब लेकिन ये चीज़ सिर्फ डिबेंचर्स के केस में है, शेयर्स के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो टाइम को एक्सटेंड नहीं कर सकती है। देन नेक्स्ट इज अ पर्सन एग्रीव्ड बाय द रिफ्यूजल ऑफ द कंपनी। एग्रीव्ड का मतलब क्या होता है? पर्सन एग्रीव्ड पर्सन वो होता है जिसको लॉस हुआ होता है। सपोज जैसे एक पर्सन ने शेयर्स खरीदे किसी कंपनी के, वो उसका मेंबर बना, उसका नाम जो है वो रजिस्टर में चढ़ा, ठीक है, और कंपनी ने उसे मना कर दिया कि हम आपको शेयर सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो अब वो पर्सन क्या करेगा? वो तो एग्रीव्ड पर्सन बन गया। अब तो वो क्या करेगा? वो कंपनी को एक नोटिस देगा कि मुझे जो है आप सर्टिफिकेट इशू करिए और अपने डिफॉल्ट को सही करिए, टू मेक गुड द डिफॉल्ट। अब कंपनी को जो है उस नोटिस का जवाब जो है 10 दिन के अंदर अंदर देना होता है या फिर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है। अब कंपनी ने क्या करा? 10 दिन गुजर गए और नोटिस का जवाब नहीं दिया उस पर्सन को। तो अब वो पर्सन क्या करेगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन डालेगा कि मुझे कंपनी ने जो है शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिया है। ओके, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी कंपनी को कि आप जो है अपने डिफॉल्ट को सही करिए और सर्टिफिकेट इशू करिए, ठीक है। और अगर फिर भी वो कंपनी जो है वो सर्टिफिकेट इशू नहीं करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे कहेगी कि जो भी उस पर्सन ने एप्लीकेशन मनी पे करी है उसकी कॉस्ट आप उससे वापस करिए, और साथ के साथ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस कंपनी पे और वो सारे ऑफिसर्स जो इन्वॉल्व है, देखो अब कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन बाय लॉ है ना, वो खुद तो काम नहीं कर सकती, तो लोग ही है ना जो काम करते हैं। तो जो लोग उस चीज़ के लिए जिम्मेदार है उन पे जो है वो फाइन लगा सकती है। फाइन क्या होगा? जब तक वो डिफॉल्ट को सही नहीं कर देते, जब तक वो सर्टिफिकेट इशू नहीं कर देते, तब तक उनको हर दिन का 500 रुपये का जो है वो फाइन पड़ेगा। ओके, अब ये जो सेक्शन है ये डिवेंचर्स के ऊपर भी वैलिड है। मींस हम शेयर्स ही की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे डिवेंचर्स के ऊपर भी वो है। अगर आपने डिवेंचर होल्डर्स को भी सर्टिफिकेट नहीं दिया तब भी आपको इतना ही फाइन लगेगा। देन नेक्स्ट इज शेयर वारंट। अब शेयर वारंट क्या होता है? अब देखो, शेयर वारंट जो है वो सिर्फ एक पब्लिक कंपनी ही इशू करती है। शेयर सर्टिफिकेट जो है वो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी कोई भी इशू कर सकती है, लेकिन शेयर वारंट को सिर्फ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ही इशू करती है। और ये सिर्फ तभी इशू कर सकती है अगर तो कंपनी को उसका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अप्रूव करता है। मीन्स आर्टिकल्स परमिशन देता है कि आप शेयर वारंट इशू कर सकते हो, और साथ के साथ कंपनी ने अप्रूवल ले रखा है, मतलब परमिशन ले रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हम शेयर वारंट इशू कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। मींस कंपनी तभी इशू कर सकती है शेयर वारंट अगर वो पब्लिक कंपनी है, उसके आर्टिकल्स ने उसे अप्रूवल दे रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे रखा है, और वो जो शेयर्स है वो फुली पेड अप होने चाहिए, तभी जो है वो कंपनी अपना शेयर वारंट जो है वो इशू कर सकती है शेयर होल्डर्स को। अब जो ये शेयर वारंट होता है ये क्या होता है? ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। मींस ये ट्रांसफर्ड बाय डिलीवरी, मतलब जिसके हाथ में गया वो शेयर्स उसके हो गए, ठीक है। तो डिलीवरी से ही ट्रांसफर हो जाता है। ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और इसको प्राइवेट कंपनी इशू नहीं कर सकती, इसको सिर्फ पब्लिक कंपनी ही इशू कर सकती है। और जो पेमेंट होती है शेयर वारंट पे, ये ऐसे होती है कि इसमें कूपन्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है, जिसमें मेंशन होता है कि इनको डिविडेंड ऐसे ऐसे करके पे किए जाएंगे। ये जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में क्या डिफरेंस है। अब शेयर वारंट इशू करने के कुछ कंडीशंस है। सबसे पहली तो ये है कि आप फुली पेड अप शेयर्स पे ही जो है, जो फुली पेड अप है, जिनके आपने पूरे पैसे मंगवा रखे हैं कंपनी ने, उसी पे ही शेयर वारंट इशू कर सकती है, पार्टली पे नहीं कर सकती। देन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपका परमिशन दे इस चीज़ की कि आप शेयर वारंट इशू कर सकते हो। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ले रखी है तभी आप शेयर वारंट इशू कर सकते हो जो कंपनी है। शेयर वारंट शैल बी इशूड अंडर द कॉमन सील, कॉमन सील के अंडर इशू किया जाता है और सिर्फ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ही इसे इशू कर सकती है। प्राइवेट कंपनी शेयर वारंट इशू नहीं कर सकती है। देन नेक्स्ट इज द बियरर ऑफ ए शेयर वारंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कंपनी। अब देखो, जो शेयर सर्टिफिकेट हमने पढ़ा था उसका जो जिसके पास शेयर सर्टिफिकेट होता है वो कंपनी का मेंबर होता है, लेकिन शेयर वारंट जो होता है जिसके पास वो होता है वो कंपनी का मेंबर नहीं होता है, क्योंकि उसका नाम जो है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नहीं मेंशन होता है। बट अगर कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये कहता है कि हाँ भाई हम शेयर वारंट को मेंबर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो उस केस में उसे मेंबर ट्रीट किया जाता है, अदरवाइज वो मेंबर नहीं होता है। तो अगर वो एक बार मेंबर बन गया तो वो जो है वो सारे वो राइट्स एक्सरसाइज कर सकता है जो कि एक मेंबर के होते हैं, जैसे मीटिंग अटेंड करना, ठीक है, या फिर एनुअल अकाउंट्स को देखना, सब कुछ,
देन इफ डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सेक्शन, अगर सपोज इन चीज़ों के रिगार्डिंग, शेयर वारंट के रिगार्डिंग अगर कंपनी या फिर कोई भी ऑफिसर डिफॉल्ट करता है तो उस केस में भी उसे 500 रुपीज़ का फाइन लग सकता है जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू होता है। मतलब अगर आप कुछ गड़बड़ करते हो तो जब तक आप उसे सही नहीं कर लेते आपको हर रोज का 500 रुपये फाइन देना पड़ेगा। When the directors are required by the articles to hold qualification shares, अब हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको डायरेक्टर बनने से पहले कंपनी में कुछ क्वालिफिकेशन शेयर्स खरीदने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर तो डायरेक्टर जो है उनके पास शेयर सर्टिफिकेट है तो फिर हम मान लेंगे कि वो उनके पास क्वालिफिकेशन शेयर्स हैं। लेकिन जो शेयर वारंट, अगर डायरेक्टर्स के पास शेयर वारंट है तो उसे हम क्वालिफिकेशन शेयर्स नहीं मानते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उनके पास शेयर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, तभी हम कहेंगे कि डायरेक्टर्स ने क्वालिफिकेशन शेयर्स ले रखे हैं। अब क्या डिफरेंस है शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट में, मैंने मीनिंग आपको क्लियर कर दिया है कि दोनों एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन उनके डिफरेंस से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला है मेंबरशिप राइट्स। देखो जो शेयर सर्टिफिकेट होता है उसके जो होल्डर्स होते हैं, जिनके पास शेयर सर्टिफिकेट होता है वो कंपनी के रजिस्टर्ड मेंबर्स होते हैं। लेकिन जो शेयर वारंट के बियरर होते हैं, बियरर हमने वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया है, बियरर का मतलब होता है जिसके हाथ में वो चीज़ है वही उसका मालिक है। तो शेयर वारंट जिसके पास भी जाएगा वही उसका मालिक बन जाएगा उन शेयर्स का, ठीक है। तो जो बियरर होता है शेयर वारंट का वो कंपनी का मेंबर नहीं होता है, लेकिन अगर कंपनी के आर्टिकल्स ये प्रोवाइड करते हैं कि हाँ वो मेंबर हो सकता है तब वो हो सकता है, अदरवाइज वो नहीं होता है। इशू कंडीशंस, अ शेयर सर्टिफिकेट में बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्टली और फुली पेड अप शेयर्स। मैंने अभी बताया है कि शेयर सर्टिफिकेट जो है वो पार्टली और फुली पेड अप शेयर्स दोनों के केसेस में इशू किया जाता है, लेकिन शेयर वारंट सिर्फ और सिर्फ फुली पेड अप शेयर्स पे ही इशू किया जाता है। शेयर सर्टिफिकेट पब्लिक और प्राइवेट कंपनी दोनों इशू कर सकती हैं, लेकिन शेयर वारंट जो है वो सिर्फ पब्लिक कंपनी ही इशू कर सकती है। ट्रांसफरेबिलिटी, अ शेयर सर्टिफिकेट इज ट्रांसफर्ड। देखो शेयर सर्टिफिकेट भी ट्रांसफर होता है, लेकिन वो एक प्रॉपर प्रोसीजर से ट्रांसफर होता है, उसमें ट्रांसफर डीड बनाई जाती है, वो ट्रांसफर होती है, ठीक है। और साथ में शेयर सर्टिफिकेट को भी ट्रांसफर किया जाता है। द ट्रांसफर ऑफ ए शेयर सर्टिफिकेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द कंपनी। जब आपने शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर करा तो आपको ये चीज़ कंपनी को बतानी पड़ेगी, वहां पे रजिस्टर कराना पड़ेगा कि हमने अपना शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर किया है। लेकिन शेयर वारंट में इतनी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, आप सिंपल किसी को भी दे दो वो उसका बन जाएगा, ठीक है, वो शेयर्स उसके हो जाएंगे। तो इसमें ट्रांसफर डीड या रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं होती, आपको कंपनी को बताने की जरूरत नहीं होती है। देन नेक्स्ट इज निगोशिएबिलिटी। देखो शेयर सर्टिफिकेट एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है क्योंकि ये डिलीवरी से ट्रांसफर नहीं होता है, इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। लेकिन जो शेयर वारंट है वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, आप मियर डिलीवरी से किसी को भी दे सकते हो। ट्रांसफर फीस, देखो शेयर सर्टिफिकेट को ट्रांसफर करने के लिए आपको स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है, लेकिन शेयर वारंट जो है वो बहुत बार ट्रांसफर होता है क्योंकि एक बेयरर इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें कोई स्टैंप ड्यूटी आपको पे करने की जरूरत नहीं होती है। देन शेयर सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन शेयर वारंट को इशू करने के लिए पहले तो आपका आर्टिकल्स आपको अलाउ करे कि हाँ आप ये इशू कर सकते हो, और साथ के साथ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन भी लेनी ही पड़ती है। देन डायरेक्टर्स क्वालिफिकेशन, ये मैंने पॉइंट अभी पीछे ही बताया है आपको कि अगर डायरेक्टर के पास शेयर सर्टिफिकेट है तो वो डायरेक्टर बन सकता है। अगर एक पर्सन के पास शेयर सर्टिफिकेट अगर वो होल्ड करता है तो वो डायरेक्टर बन सकता है कंपनी का, क्योंकि हम ये मानेंगे कि उसने क्वालिफिकेशन शेयर्स ले लिए हैं। लेकिन अगर एक होल्डर के पास सिर्फ शेयर वारंट है तो फिर उसको उसके क्वालिफिकेशन शेयर्स नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो मीन्स वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, उसके लिए उसको शेयर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। देन नेक्स्ट इज वाइंडिंग अप पिटीशन। वाइंडिंग अप होता है कंपनी को बंद करने की जो पिटीशन होती है। शेयर सर्टिफिकेट का जो होल्डर होता है वो ये पिटीशन फाइल अप कर सकता है कि हाँ कि आप कंपनी को वाइंड अप कर दो, मतलब उसके पास ये राइट होता है। लेकिन जो होल्डर होते हैं शेयर वारंट के वो ऐसा नहीं कर सकते। अब डिविडेंड की पेमेंट कैसे होती है? शेयर सर्टिफिकेट के केस में कंपनी जो है वो डिविडेंड वारंट इशू करती है होल्डर्स को उनके नाम से, ठीक है, और फिर उनको डिविडेंड की पेमेंट होती है। लेकिन शेयर वारंट के केस में एक कूपन अटैच कर दिए जाते हैं शेयर वारंट के साथ ही, और उसके अकॉर्डिंग ही उनको पेमेंट की जाती है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट। आई होप आपको आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इन केस फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे फर्दर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू।